अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इमर्जिंग इंग्लिशेस। अब जी जो न्यू इंग्लिशेस आ रही हैं, जो इमर्ज हो रही है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो हम पढ़ेंगे। तो जी सबसे पहले ईस्ट एशियन इंग्लिशेस की तरफ आ जाएं। ईस्ट एशियन इंग्लिशेस में आपकी एक्सपेंडिंग सर्कल्स की इंग्लिश आती हैं, और एक्सपेंडिंग सर्कल्स में इंग्लिश का क्या स्टेटस है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, मुझे इसको और एक्सप्लेन नहीं करना। ये जी अब जी करंट इंग्लिश लैंग्वेज सिचुएशन इन ईस्ट एशिया ममालिक में जो इंग्लिश का करंट सिचुएशन है वो क्या है। अब जी MCQs देख लें। 300 मिलियन पीपल टॉयलिंग एट इंग्लिश लेसन्स इन चाइना के 300 मिलियन पीपल इंग्लिश लेसन में मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं चाइना में। ये एक MCQs है, बस इसे देख लें। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल ELT प्रोग्राम्स इन कोरिया एंड तैवान। कोरिया और तैवान में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में भी। ठीक है, ये तरक्की कर रहा है ये काम। अब जी टॉपिक नंबर 177 इमर्जिंग इंग्लिशेस। इसमें अब चाइना में आ जाए। अब पिछले हमने अफ्रीकन इंग्लिश पढ़ी थी, अब चाइनीज़ में आ जाए, चाइनीज़ इंग्लिश। सबसे पहले हिस्ट्री में आप देख लें, ये साथ साथ MCQs भी हैं और साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। इंग्लिश रीच चाइना इन 1637 विद ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो 1637 में चाइना में आए थे। वहाँ यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत हुई, चाइना इंग्लिश ऐसे पहुँची वहाँ पे। इसके अलावा चाइनीज़ पिजन जो है वो आई सामने 1859 में। ठीक है, कैंटन वाज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ये MCQs है, इम्पॉर्टेंट वन है कि कैंटन जो था इंग्लिश कह रही हूँ, चाइना का ये था कैपिटल। तो ये जी था सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ओके, अब जी आगे जी ओपियम वॉर्स एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। ओपियम वॉर्स हुई, उससे भी इंग्लिश की स्प्रेड हुई। ओपियम वॉर्स क्या थे कि ये वेस्टर्न पावर्स और चाइना के दरमियान एक जंग हुई, तो उसके दौरान भी इंग्लिश की काफ़ी फैलाव हुआ चाइना में। ठीक है, द रोल ऑफ ट्रीटी पोर्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। जी फिर से ट्रीटी हो गई दोनों के दरमियान, तो ट्रीटी पोर्ट्स बने, तो यहाँ से भी इंग्लिश की फिर हुई। फिर जी कंट्री को, चाइना को ओपन कर दिया गया मिशनरीज़ के लिए, मर्चेंट्स के लिए, कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए। मतलब कि मिशनरीज़ क्या होती हैं, ये जो प्रीस्ट वगैरह या दूसरे मजहबी लोग वगैरह तबलीग के लिए जो जाते हैं डिफरेंट ममालिक में, इसे कहते हैं मिशनरीज़। ठीक है, मर्चेंट्स को किया गया अलाउ, ओपन किया गया उनके लिए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो कि ये ब्रिटिश लोग थे, उनके ऑफिशियल लोगों को, कॉलोनियल लोगों को किया गया, अलाउ किया गया। डेवलपमेंट हुई जी चाइना में इंग्लिश की, वो क्या थी, एक्सेस टू एन एजुकेटेड वैरायटी ऑफ इंग्लिश थ्रू मिशनरी स्कूल्स। ये जो मिशनरी स्कूल्स बने, जैसे यहाँ पे चर्च वगैरह के स्कूल होते हैं, उसमें वो चर्च की भी पढ़ाई देते हैं, और साथ में मतलब सीधा आप कह लें मदरसे वगैरह, जिसमें वो दूसरी पढ़ाई भी देते हैं और साथ में आपको रिलीजन की पढ़ाई भी देते हैं। तो जी ये ऐसे स्कूलों में इंग्लिश की तरफ से बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश इन स्कूलों की तरफ से बहुत बड़ी, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती थी। ठीक है, एक और हुआ, नॉट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लैंग्वेज नॉट यूज्ड एज एन इंटरनल लिंक लैंग्वेज। मतलब उनका कहना है, एक तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, इंग्लिश वहाँ पे आकर ज़रूर गई थी, डेवलपमेंट हो गई थी उसकी इंग्लिश की, पर वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं थी, इतनी कोई आम नहीं थी कि वो रोज़मर्रा डेली रूटीन में यूज़ हो रही है, आम है बस। और नॉट यूज्ड एज एन इंटरनल लिंक लैंग्वेज, एक दूसरे से बात करने के लिए भी वो यूज़ नहीं होती थी। इवन के शहरों तक को चाइना में आपस में बात करने के लिए वो यूज़ नहीं होती थी, शहरों के दरमियान भी। ठीक हो गया। अब जी फंक्शन पढ़ेंगे इंग्लिश के कि क्या थे इंग्लिश के फंक्शन चाइना में। वो क्रिश्चियन प्रोसेलिटाइजेशन के लिए यूज़ होती थी, मतलब यही जो क्रिश्चियन वगैरह जो अपनी तबलीग करते थे वो इंग्लिश में करते थे, उसके लिए इंग्लिश यूज़ होती थी। पॉलिटिसाइजेशन के लिए होती थी, मॉडर्नाइजेशन के लिए होती थी, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए होती थी, इन 4 चीज़ों के लिए होती थी। इसके अलावा ये मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और मीडिया के फील्ड में यूज़ होती थी।
ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 179 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज़ इंग्लिश। अब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। साउंड सिस्टम में सबसे पहले आ जाएं जी। सबसे पहले साउंड सिस्टम में क्या है, नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन टेंस एंड लैक्स वोवल्स। ये एक होता है जो कि एक वो वोवल होता है जो कि वर्ब बनाता है, एक वो वोवल्स की साउंड होती है जो कि नाउन बनाती है। तो उनका ये कहना है इन दो साउंड्स को ना वो सही तरह कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं वो करते थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक है, हीट को उन्होंने हिट कह देना है, मूड को उन्होंने हुड कह देना है, मतलब इस तरह की साउंड निकाल देनी, मुड हुड, मूड हुड, इस तरह। अब जी द फ्रिकेटिव्स, ये जो ज़ीरो को कट आउट किया ना, इसको थ कहते हैं, द फ्रिकेटिव था। एंड ये जो आगे साइन है इसको कहते हैं सा, मतलब क्या, जी की साउंड आती है ये। तो था और जी को रिप्लेस कर दिया गया एस और जी से। जैसे थिन है, थिन का था की बजाय सिन कहते हैं वो। ठीक है, और ये जो इधर नीचे लिखा ना, उन्होंने गलत लिखा, ये मैंने आगे जो किया ना ये है। दीज को क्या स्पेलिंग होते हैं, THESE, दीज स्पेलिंग होते हैं, वो दीज नहीं बोलते, वो दीज को ऐसे THEZE कहते हैं। ठीक है, वोकैबलरी की तरफ आ जाएं जी। वोकैबलरी में उनको सिमेंटिक शिफ्ट उनके कर देते होते हैं, वो मीनिंग बदल देते हैं। जैसे हर लैंग्वेज ने तकरीबन बदला, वैसे वो भी बदल देते हैं जो होता है ना मीनिंग। बिग पॉट को उन्होंने किसके मीनिंग में ले लिया, ये जो मुश्किल सा वर्ड लिखा है इगैलिटेरियनिज्म, इसके तौर पर ले लिया। मतलब ऐसा अकीदा के सब इक्वल हैं, सबको और सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कोई किसी से कम नहीं होना चाहिए, उसे बिग पॉट के उसमें ले लिया। रनिंग डॉग का उन्होंने लिया कि एक सर्वेंट, नौकर के तौर पर, कि कोई नौकरी करे तो रनिंग डॉग, या किसी ने किसी को सर्वेंट रखा हुआ है तो रनिंग डॉग, इस तरह वो इसी मीनिंग में लेते हैं। ग्रामर आगे आ जाए जी। ग्रामर में वो क्या करते हैं, आर्टिकल्स को डिलीट कर देते हैं अपने ग्रामर से, ए एंड द को डिलीट कर देते हैं, स्पेशली द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, इसके अलावा जी नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाता। लैक ऑफ थर्ड सिंगुलर एंडिंग विद वर्ब्स। ये जो थर्ड सिंगुलर होता है, जैसे आई, शी, ही शी, उसके साथ, उसके वर्ब के साथ एस लगता है, डज लगता है, इस तरह आता है। मतलब आई वॉन्ट्स, नहीं, शी वॉन्ट्स और ही डज, इस तरह। डज के साथ क्या लग रहा है, DOES। ठीक है, और वॉन्ट्स के साथ क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो ये जो इनकी एंडिंग्स हैं, इन वर्ब्स की जो एंडिंग्स हैं, वो कहते हैं वो ये नहीं लगाते, ये लैक करते हैं, वो लैक ऑफ थर्ड सिंगुलर एंडिंग विद वर्ब्स, इसको वो ख़त्म करते हैं। इन चीज़ों को वो एस जो कहते हैं एक्स्ट्रा एस लगाना नहीं पसंद करते वो। डिस्कोर्स की तरफ आ जाएं जी। अब डिस्कोर्स, ग्रीटिंग में वो कहते हैं हैव यू इटन ऑलरेडी। गुड बाय कहना हो तो वो कहते हैं वॉक स्लोली हो, स्लो वॉक आंटी, इस तरह वो करते हैं, बस एक बढ़ने की चीज़ है। इसके अलावा यह देख लें कि वो बुज़ुर्ग लोगों को मुखातिब करने के लिए अंकल कहते हैं या आंट कहते हैं। ठीक हो गया। डिस्टिंक्ट चाइनीज़ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, कि मतलब एक जिसे कहते हैं फ़नी से उनके एक्सप्रेशन कह लें, बहुत यूनिक है उनकी लैंग्वेज में। व्हेन यू हैव फ्री टाइम कम टू प्ले, इनका यहाँ पे कहना चाहिए था कम टू विजिट की बजाय उन्होंने प्ले बोला है, तो ये कोई बात है। व्हेन यू हैव फ्री टाइम कम टू प्ले। इसके अलावा वेलकम बैक टू ज़ुहाई, ठीक है, ये बोलते हैं वो, मतलब ये एक उन्होंने कहा है, ये एयरपोर्ट के एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुड बाय एंड यू आर वेलकम टू विजिट अगेन। ठीक हो गया। उन्होंने इस तरह नहीं बोला, उन्होंने ज़ुहू हाई अपना भी एक वर्ड इंग्लिश के साथ डाल दिया है। टॉपिक नंबर 179 इमर्जिंग इंग्लिशेस जापानीज़। अब जापानीज़ की इंग्लिश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जी हिस्ट्री में आ जाए। सबसे पहले उनका कहना है डिमांड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द USA फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। यदि हमने याद रखना है कि USA के प्रेसिडेंट की तरफ से डिमांड की गई कि जी ट्रेड करें, जी आपके साथ हमने ट्रेड करनी है।
इसके अलावा कॉमोडोर पेरिस एंट्रेंस इनटू टोक्यो बे इन 1853। टोक्यो बे में कॉमोडोर पेरिस की एंट्री हुई। कॉमोडोर पेरिस कौन था? ये कमांडर था यूएसए का, पता नहीं यूएसए का था का यूके का था, जिसका भी था, बहरहाल कमांडर था। ठीक है। इसके अलावा स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन जापान अब क्या है, क्या था कि पहले की बात हो रही है, ये हिस्ट्री की बात हो रही है। जापानीज़ को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस में भी इंग्लिश ही जापानीज़ ही यूज़ होती थी। ठीक है। फिर जी उसके बाद एक न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी आई कि आप कल्टीवेट करें जापानीज़ को इंग्लिश एबिलिटीज़ के साथ, मतलब कि दोनों के स्ट्रक्चर्स को, दोनों की साउंड्स को मिक्सअप करें और एक लैंग्वेज बनाएं, कल्टीवेट करें आप जापानीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ। ठीक हो गया। तो नेटिवाइजेशन कर दिया गया कि नेटिवाइजेशन क्या था कि इंग्लिश उन्होंने किया, इंग्लिश के एलिमेंट्स को उठा के जापानीज़ लैंग्वेज का एक अहम पार्ट बना दिया गया कि एक वक्त ऐसा आ गया कि जापानीज़ के असल जो थी ना वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसके ज़्यादातर अंदर इंग्लिश मिक्सअप हो गई और वो उसकी असल चीज़ बन गई, वही जापानीज़ को समझा जाने लगा। नेटिवाइजेशन एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन मेड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जापानीज़ लैंग्वेज। ठीक हो गया। जापानीज़ लैंग्वेज का इंटेग्रल पार्ट बना दिया गया था इंग्लिश के एलिमेंट्स को। अब जी करेक्टराइजेशन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसे छोड़ दें, ये समझ नहीं आने वाला, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमाग की नहीं करेगा। तो अगर आपने पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही। टॉपिक नंबर 180 रोल ऑफ इंग्लिश इन यूरोप। अब जी यूरोप में इसका क्या रोल है, तो आपने ये पहले एमसीक्यूज़ देख लेना है कि यूरोपियन यूनियन में 3 डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी। वो कौन सी थी? फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। और इंग्लिश को क्या समझा जाता था? द बिगेस्ट डी फैक्टो यूरोपियन लिंगुआ फ्रैंका बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। या वो सबसे बिगेस्ट डी फैक्टो यूरोपियन लिंगुआ फ्रैंका थी, मतलब वो सबको ही, वहाँ पे जितने भी मौजूद थे तकरीबन सबको ही वो आती थी। ठीक है। इसके अलावा जी फिर जी ये इंग्लिश का ज़ाहिर सी बात है, इंग्लिश का जो भी इफ़ेक्ट है ये सारा हिस्ट्री बता रहे हैं। ठीक है। वो इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में हर किसी को वो बोलनी पड़ती थी, उसी के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी। फिर जी ब्रेग्ज़िट हुआ एक काम। ब्रेग्ज़िट क्या है? ये जी 2 लफ्ज़ों का मिलके एक लफ्ज़ बनाया गया है। ब्रे मतलब ब्रिटिश और एग्ज़िट मतलब एग्ज़िट कर गया। ये क्या था काम? ब्रेग्ज़िट प्रोसेस क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने अब कहा दिया कि मैं यूरोपियन यूनियन से निकल रहा हूँ, एग्ज़िट हो गया वो वहाँ से। तो इस प्रोसेस को ब्रेग्ज़िट प्रोसेस कहते हैं। उनका कहना है इस चीज़ ने भी इंग्लिश के स्टेटस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला। ठीक हो गया, इफ़ेक्ट डाला। तो जी अब यूरोपियन यूनियन में क्या किया जाता है? यूज बाय मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यूरोपियन यूनियन के मेंबर जैसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा यह हमने देख लेना है MCQs 3 रोल्स ऑफ इंग्लिश इन यूरोप। इंग्लिश के 3 रोल्स हैं यूरोप में। एक तो वो नेटिव के तौर पर अपना काम कर रही है, एक फ़ॉरेन के तौर पर इंटरनेशनल लैंग्वेज भी वहाँ पे इसे ही समझा जाता है। तो ये हमने याद रखना है। ठीक हो गया। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।